दोस्तों, वेलकम टू डीवे क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक आपके लिए, जो कि है आपका मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय जो है, जिसमें कि कुछ मध्य प्रदेश के अन्य टॉपिक में जो छूट जाती हैं चीज़ें या जो कवर नहीं हो पाती हैं, वो हम लेके आए हैं इस टॉपिक में। तो हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश को कंप्लीट करने के लिए हम ये वाला टॉपिक लाए हैं, जिसमें हम 3-4 टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की राजधानियाँ, मध्य प्रदेश के उपनाम, फिर हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के कुछ प्रतीक चिन्ह जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सारी जानकारी हम लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि आगे आपको वीडियोस प्राप्त होती रहें। और वीडियो को अगर पसंद आती है तो उसको लाइक करिएगा, और वीडियो को अंत तक आप जरूर देखेंगे, जिससे कि आपको पूरा फायदा मिल पाए। और जानकारी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की अलग अलग राजधानियां हैं। वैसे मध्य प्रदेश की जो मुख्य राजधानी है, जिसे हम बोलते हैं कि उसकी प्रशासनिक राजधानी, वो क्या है? तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है? तो प्रशासनिक राजधानी मध्य प्रदेश की है भोपाल। भोपाल है मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, जहां से कि मुख्यमंत्री और अन्य प्रशासनिक अमला जो है वो अपना पूरे प्रदेश का प्रशासन संभालता है। उसके बाद बात करें कि जो उसका दूसरी राजधानी है, वो आती है आपकी संस्कार राजधानी। संस्कार राजधानी के रूप में जो हम जबलपुर को यहाँ पर दर्जा देते हैं संस्कार राजधानी का, तो संस्कार राजधानी हमारी क्या है? जबलपुर है। जबलपुर है हमारी संस्कार राजधानी। फिर बात करें आर्थिक और खेल राजधानी, जहां से कि हमारी अधिकांश आर्थिक क्रियाएं और खेल संबंधी जो प्रांगण है वो वहां पर हैं, और खेल संबंधी प्रशिक्षण वहां पर होते हैं, या संस्थाएं वहां पर स्थित हैं अधिकांशतः। तो आर्थिक और खेल राजधानी क्या हो जाएगी हमारी? इंदौर हो जाएगी। उसके बाद आते हैं हम ऊर्जा राजधानी पर। तो देखिए, ऊर्जा किससे मिल रही है? मध्य प्रदेश में अधिकांश ऊर्जा का जो स्रोत है वो है आपका कोयला, और कोयला जो है वो अधिकांश क्षेत्र कहाँ मिलेगा हमें? आपका ऊर्जा का क्षेत्र मिलेगा सिंगरौली में। और आपको भी पता होगा कि सिंगरौली में जो बेड़न नामक स्थान है, सिंगरौली में जो बेड़न है उसे कहा जाता है ऊर्जा राजधानी। ठीक है, बेड़न, सिंगरौली, बेड़न। ऑप्शन में या तो सिंगरौली आएगा या फिर बेड़न आ जाएगा। इसके बाद बात करें ग्रीष्मकालीन राजधानी। ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में हम किसको मानते हैं? पचमणी, क्योंकि पचमणी का जो क्षेत्र है वो काफी ठंडा प्रदेश है, और ग्रीष्मकाल में हम राजधानी के रूप में मानते हैं पचमणी को। तो मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? पचमणी है। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो संगीत राजधानी के रूप में क्या आता है? मैहर जो नामक स्थान है आपका, मैहर सतना के अंदर जो है आपका, ये है आपका संगीत राजधानी के रूप में। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण राजधानियां हैं, इनको याद रखेंगे आप। अब बात करें हम उपनाम की, तो मध्य प्रदेश के कई उपनाम हैं जो कि मध्य प्रदेश की विशेषताओं के आधार पे उनको नाम दिया गया है। तो उपनाम के रूप में अगर बात करें हम, मध्य प्रदेश के उपनाम, इसकी विशेषताओं के कारण इसके उपनाम बने हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का अधिकांशतः उत्पादन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को हम बोलते हैं सोया प्रदेश। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो हृदय प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश पूरे के पूरे भारत के मध्य में स्थित है। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित होने के कारण, यहां पर स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? हृदय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। फिर मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर कि हीरा पाया जाता है। मध्य प्रदेश में इस बार एमपीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था, बताइए कौन सा क्षेत्र है एकमात्र क्षेत्र जहां पर क्या पाया जाता है? हीरा। तो वो है हमारा पन्ना। तो हीरा प्रदेश भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहां पर हीरा पाया जाता है। हीरा जो है वो कहां पाया जाएगा? पन्ना और छतरपुर। अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि अभी हाल ही में कहां पर हीरे के बहुत सारे एक तरह से हमें हीरे के बहुत सारा क्षेत्र मिला है, तो वो कहां पर मिला है आपका? वो मिला है बक्सवा। बक्सा के जो जंगल हैं, यहां पर ये क्षेत्र मिला है छतरपुर में। ठीक है, आगे बात करें वन। चूंकि मध्य प्रदेश जो है वनों के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आता है पूरे देश के अंदर, तो वनों के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आने के कारण मध्य प्रदेश को कहा जाता है वनों का प्रदेश या वनों का राज्य। मध्य प्रदेश वनों का राज्य कहलाता है। फिर तेंदुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश में तेंदुआ ज्यादा पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश तेंदुओं के संख्या में पहले स्थान पे आता है, इसलिए मध्य प्रदेश को तेंदुआ प्रदेश के नाम से जाना जाता है।
फिर मध्य प्रदेश को हम वुल्फ स्टेट कहते हैं। वुल्फ मतलब क्या होता है? भेड़िया। तो यहां पर भेड़ियों की संख्या ज्यादा होने के कारण हम इसे भेड़िया राज्य या वुल्फ स्टेट के नाम से जानते हैं। फिर बात करें टाइगर स्टेट, क्योंकि मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या भी अधिकांशता है, इसलिए मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ते का उत्पादन मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा करता है पूरे भारत के अंदर, इसलिए तेंदुपत्ता राज्य भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और तेंदुपत्ता नीति लाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है पूरे भारत का। बात करें गिद्धों की, तो गिद्ध जो कि आज के समय विलुप्त प्रजाति में आते हैं, तो गिद्धों की संख्या भी आज के समय सबसे ज्यादा है, तो गिद्ध प्रदेश भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में अगर वन ज्यादा है तो राष्ट्रीय उद्यान भी यहां पर ज्यादा है, इसलिए मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य कहा जाता है मध्य प्रदेश को। घड़ियाल यहां पर ज्यादा पाए जाते हैं। 3-4 अभ्यारण्य भी हैं जहां पर कि हम घड़ियाल का संरक्षण करते हैं, तो घड़ियाल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है, घड़ियाल प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है, घड़ियाल प्रदेश। और सबसे अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश मुकुट के रूप में कार्य करता है। अब ये किसके मुकुट के रूप में कार्य करता है? तो यहां पर देखिए आप, ये जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, भारत का दक्षिणी हिस्सा जिसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि 3 ओर से पानी से घिरा हो। तो हमारा जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, जो कि नीचे इधर गुजरात से लेकर आपके पश्चिम बंगाल तक पूरा पानी से घिरा है तीनों ओर से, तो मध्य प्रदेश कहां पड़ेगा? तो मध्य प्रदेश पड़ने वाला है आपका इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसके मुकुट के रूप में कौन कार्य कर रहा है? मध्य प्रदेश कर रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का मुकुट, प्रायद्वीपीय भारत का मुकुट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। तो ये रहा आपके सारे के सारे उपनाम, मैंने सारे उपनाम कवर कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के जो प्रतीक हैं, प्रतीक चिन्ह है ना, अगला हम क्या पढ़ेंगे? प्रतीक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। प्रतीक चिन्ह, जिसमें पहला हमारा जो प्रतीक चिन्ह है वो है राजकीय पशु। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। बारहसिंगा है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, जिसका वैज्ञानिक नाम है रूसवर्स डुआकेस्ली। रूसवर्स डुआउस्ली करके है ये, रूसवर्स डुआउस्ली इसका वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। ये किस प्रजाति का है? तो इसकी प्रजाति का नाम है ब्रेडरी प्रजाति। बहुत महत्वपूर्ण है, ये किस प्रजाति का है? ये ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है, ब्रेडरी प्रजाति का है बारहसिंगा। और इससे भी महत्वपूर्ण है कि ये जो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा होता है, जिसे हमने अपना राजकीय पशु घोषित किया है, ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में, यानी कि कहां पर ये पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कानाकिसली, कानाकिसली नेशनल पार्क में ये हमारा राजकीय पशु पाया जाता है। कानाकिसली नेशनल पार्क कहां पर मिलेगा ये? तो ये मिलेगा मंडला और बालाघाट, मंडला और बालाघाट। तो मंडला बालाघाट के क्षेत्र में कानाकिसली नेशनल पार्क में पाया जाता है आपका ये राजकीय पशु। फिर बात करें, एक क्वेश्चन और आएगा कि इसे कब हमने अपना राजकीय पशु घोषित किया था? तो इसे हमने घोषित किया था 1981 में, 1981 में हमने इसे अपना राजकीय पशु घोषित किया था। एक बात और महत्वपूर्ण है, 2017 में बात है 2017 की, जब कानाकिसली नेशनल पार्क भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क बना जिसने अपना शुभंकर घोषित किया। ध्यान देना, कान्हा नेशनल पार्क जो है, कानाकिसली भारत का पहला नेशनल पार्क जिसने क्या किया? शुभंकर घोषित किया, अपना शुभंकर। देखिए शुभंकर क्या होता है? किसी भी संस्था को, किसी भी जगह को दिखाने के लिए उसका जो चिन्ह निर्धारित कर दिया जाए वो उसका शुभंकर होता है। तो किसको चिन्ह निर्धारित किया है शुभंकर? तो ये किया है हमने बारहसिंगा को। इसी बारहसिंगा को हमने मध्य प्रदेश का
जो नेशनल पार्क है उसका शुभंकर घोषित किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना है। और ये जो शुभंकर बनाया था, ये चिन्ह किसने बनाया, तो ये शुभंकर बनाया आपके रोहन चक्रवर्ती ने, रोहन चक्रवर्ती। तो बहुत महत्वपूर्ण, आप देख भी रहे होंगे, ये रहा आपका जो चिन्ह है हमारा शुभंकर जो है भूरसिंगा बारासिंगा, ये है आपका बारासिंगा। आगे करो। अगला चिन्ह है हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी कौन है हमारा, तो पैराडाइज फ्लाईकैचर, पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसे हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि इसे हम दूधराज कहते हैं। इसके अन्य नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, जैसे कि इसे हम क्या बोलते हैं, दूधराज बोलते हैं, दूधराज, खरमौर पक्षी बोलते हैं, इसे हम शाह बुलबुल बोलते हैं, शाह बुलबुल, इसे सुल्ताना बुलबुल कहा जाता है, सुल्ताना बुलबुल। इसके बाद इसे खड़ तीतर भी कहा जाता है, खड़ तीतर। और बात की जाए इसके बारे में तो इसे खरमौर हो चुका है, खरमौर पक्षी आपका, पैराडाइज फ्लाईकैचर, शाह बुलबुल हो गया। एक आपका रहता है एशियाई दिव्य कीटमार, एशियाई दिव्य कीटमार, एशियाई दिव्य कीटमार पक्षी इसे कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम है और महत्वपूर्ण नाम है इसके, जैसे कि इसे क्या क्या कह रहे हैं हम, इसे बोल रहे हैं हम पैराडाइज फ्लाईकैचर, पैराडाइज फ्लाईकैचर, दूधराज इसे कहा जाता है, खरमौर पक्षी, शाह बुलबुल और सुल्ताना बुलबुल, खड़ तीतर इसे कहा जाता है, एशियाई दिव्य कीटमार इसे कहा जाता है। ये सारे इसके हैं अन्य नाम। बात करें इसके वैज्ञानिक नाम की, वैज्ञानिक नाम के रूप में इसे कहा जाता है टर्फ सिफोनी पैराडाइजे, इसी से इसका नाम बना पैराडाइज फ्लाईकैचर, टर्फ सिफोनी, टर्फ सिफोनी पैराडाइजे। फिर बात की जाए इसको कब हमने अपनाया, तो 1981 में। देखिए 1981 में हमने 3 हमारे राजकीय चिन्हों को अपनाया, पशु, पक्षी और वृक्ष। ध्यान रखिएगा ये 3 हमारे जो चिन्ह हैं इनको हमने कब अपनाया, 1981 में अपनाया। उसके बाद बात करें ये कहां पाया जाएगा, ये मध्य प्रदेश में कहां मिलेगा हमें, तो जो हमारा मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा सैलाना जो अभ्यारण्य रतलाम के अंदर, वहां पर ये देखने को मिलता है। तो खरमौर पक्षी जो है ये आपका, ये रहा आपका राजकीय पक्षी। तो ये रहा राजकीय पक्षी, आप चित्र में देख भी रहे होंगे, ये हमारा राजकीय पक्षी है। चलिए आगे हम चलते हैं। तो अगला है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष के रूप में हमारा किसे घोषित किया गया है, बरगद। बरगद को मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस वैनगेलेंसिस, फाइकस वैनगेलेंसिस। फाइकस वैनगेलेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम है और फाइकस इसकी प्रजाति है। ध्यान देना, इसकी प्रजाति अगर पूछी जाए तो प्रजाति क्या है, फाइकस है इसकी प्रजाति। इसे भी हमने 1981 में अपनाया, 1981 में इसे अपनाया और संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ये देखने को मिलेगा हमें, संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये हमें देखने को मिलता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में। और बात करें इसके लिए एक महत्वपूर्ण करंट की न्यूज है आपकी कि इंदौर में एक जगह है बड़गौदा। इंदौर में जगह का नाम क्या है, बड़गौदा। तो बड़गौदा में क्या बनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क, मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क
बरगद पार्क, ये कहां बन रहा है? पहला बरगद पार्क, ये बनाया जाएगा, अभी बना नहीं है, तो ये प्रस्तावित है, बनाया जाएगा ये, तो ये प्रस्तावित है, जो कि कहां बनेगा? इंदौर के बड़गौदा में बनेगा। तो ये रहा आपका राजकीय वृक्ष बरगद। हाँ, अगला है मध्य प्रदेश का राजकीय फल। मध्य प्रदेश का राजकीय फल, तो राजकीय फल क्या है हमारा? राजकीय फल है हमारा आम। आम जो है, जिसे फलों का राजा कहा जाता है, ये हमारा राजकीय फल है, जिसका वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ये इसका वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है इसका मैंगीफेरा इंडिका। बात करें मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली इसकी कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों की, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज, इसको ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका जरूर आने वाला है कि प्रजातियों से, कि प्रजातियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली प्रजाति नूरजहां, जो नूरजहां आम की प्रजाति है, यह मध्य प्रदेश में कहां देखने को मिलेगी? अलीराजपुर में, अलीराजपुर में मिलेगी। उसके बाद एक और प्रजाति आपकी मिलती है सुंदरजा प्रजाति। सुंदरजा, सुंदरजा कहां मिलेगा हमें? रीवा के अंदर मिलेगा। सुंदरजा जो प्रजाति है ये मिलती है हमें रीवा के अंदर। और रीवा में एक महत्वपूर्ण चीज ये है, आम अनुसंधान केंद्र, आम अनुसंधान केंद्र, ये कहां मिलेगा? ये भी मिलेगा हमें रीवा में। रीवा में कहां पर? तो गोविंदगढ़ में, गोविंदगढ़ रीवा में हमें मिलेगा ये वाला आम अनुसंधान केंद्र। फिर एक और आम है जो कि जापान में पाया जाता है, जापान का आम है टाइयो ना टमेगो, टाइयो ना टमेगो, टाइयो ना टमेगो, तो गजब का नाम है टाइयो ना टमेगो। टाइयो ना टमेगो ये कहां का प्रजाति है? जापान की प्रजाति है। और यह विश्व का, ध्यान रखिए, सबसे महंगा आम है, विश्व में सबसे महंगा आम जो है वो है आपका ये, सबसे महंगा है विश्व का, सबसे महंगा आम। और मध्य प्रदेश में हाल ही में इसका उत्पादन हम कहां शुरू कर रहे हैं? वो कर रहे हैं जबलपुर में, ठीक है। मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन, मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन कहां पर कर रहे हैं? तो उत्पादन कर रहे हैं हम जबलपुर, जबलपुर में इसका उत्पादन स्टार्ट किया जाएगा। तो ये रहा हमारा आम। तो ये आपका मैंगीफेरा इंडिका वैज्ञानिक नाम हो गया, नूरजहां और सुंदरजा, ये इसकी दो प्रजातियां हो गई। और आम अनुसंधान केंद्र कहां पर हो गया? गोविंदगढ़ रीवा में। टाइयो ना टमेगो जापान में जो आम की प्रजाति है, जिसको कि मध्य प्रदेश में जबलपुर में हम क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय खेल के बारे में। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ। मलखंभ है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। राजकीय खेल हमारा मलखंभ है। मलखंभ की चर्चा अगर हम करें तो सबसे पहले इसे हमने कब अपना राजकीय खेल घोषित किया? तो इसे हमने घोषित किया 2013 में। कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है मलखंभ, इसे हमने कब शामिल किया था? तो ये किया था 2013 में। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में इसका प्रचलन ज्यादा है? तो मालवा में, मालवा क्षेत्र में इसका प्रचलन ज्यादा है। इसलिए मध्य प्रदेश के उज्जैन में मध्य प्रदेश मलखंभ अकादमी, इसकी स्थापना की गई है, मलखंभ अकादमी। तो मध्य प्रदेश की जो मलखंभ अकादमी है ये कहां पर है? उज्जैन में पाई जाती है, उज्जैन में स्थित है मलखंभ अकादमी। इसके बाद एक सम्मान इसमें मिलता है प्रभाष जोशी सम्मान। प्रभाष जोशी सम्मान ये दिया जाता है मलखंभ के क्षेत्र में, जो मलखंभ के प्लेयर हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है। इसी के साथ 2020 में देखिए मलखंभ का जो महत्व है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और 2020 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में हमने, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में हमने शामिल किया है मलखंभ को। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में 2020 में हमने मलखंभ को शामिल कर लिया राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में, ठीक है। तो ये रहा आपका राजकीय खेल मलखंभ। अगला चिन्ह है हमारा मध्य प्रदेश की राजकीय फसल। राजकीय फसल
फसल जो हमारी है वो है सोयाबीन। सोयाबीन है मध्य प्रदेश की राजकीय फसल, जिसका कुल क्या है, जिसका कुल है लेगुमिनेसी कुल। कौन सा कुल है? लेगुमिनेसी कुल। यानी कि ये लेगुमिनस प्लांट होता है, जो आपका फलीदार पौधे होते हैं उसे कहा जाता है लेगुमिनस प्लांट। तो ये क्या है? लेगुमिनेसी कुल से बिलोंग करता है, जिसका वानस्पतिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स है इसका वानस्पतिक नाम। बात करें इसकी कुछ किस्म, किस किस प्रकार की किस्में सोयाबीन की पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में, तो जैसे समृद्धि, समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अलंकार। तो समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अलंकार और एक और रह गया आपका अहिल्या। अहिल्या, ये है आपकी किस्म जो पाई जाती हैं सोयाबीन की। और अधिकांशतः इसका जो उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है वो कहां होता है? तो मालवा क्षेत्र में। मालवा क्षेत्र में हमें ज्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा सोयाबीन का। तो ये रहा आपकी राजकीय फसल सोयाबीन। अगला है हमारा राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प हम जिसे बोलते हैं सफेद लिली। सफेद लिली जो है यह है हमारा राजकीय पुष्प, जिसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडियम। लिलियम कैंडियम, यह है इसका वैज्ञानिक नाम। इसके बाद इसका कुल भी क्या आ जाएगा? लिली ऐसी कुल। लिली ऐसी कुल इसका कुल रहेगा। किस कुल से ये बिलोंग करता है? लिली ऐसी कुल। और संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है। ये है आपका सफेद लिली। ठीक है, ये सफेद लिली रहा आपका। अगला हमारा राजकीय चिन्ह है राजकीय मछली। राजकीय मछली, राजकीय मछली हमारी जो है वो है महासीर। महासीर को हमने राजकीय मछली का दर्जा दिया है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टोर प्यूटिटेरा। टोर प्यूटिटोरा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। और जो टोर है ये इसकी प्रजाति है। टोर इसकी प्रजाति है और टोर प्यूटिटोरा इसका वैज्ञानिक नाम है। बहुल्य क्षेत्र यानी कहां पर ये मिलेगी हमें? इसका बहुल्य क्षेत्र कहां पर ये ज्यादा पाई जाएगी? इसका बहुल्य क्षेत्र कौन सा है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, जहां पर कि आपका खंडवा और खरगोन वाला क्षेत्र। नर्मदा नदी में क्या? खंडवा और खरगोन वाला क्षेत्र। खंडवा खरगोन जो क्षेत्र है वो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगी। कब इसकी घोषणा की गई थी? तो इसको घोषित किया गया था 2011 में। 2011 में हमने इसे अपना राजकीय मछली जो है वो घोषित किया था। और एक इसका प्रजनन केंद्र है जिसको बोलते हैं महासीर प्रजनन केंद्र। प्रजनन केंद्र, महासीर मछली का प्रजनन केंद्र हमें कहां पर देखने को मिलेगा? तो यह देखने को मिलेगा बड़वाह खरगोन में। बड़वाह खरगोन, खरगोन बड़वाह के अंदर महासीर प्रजनन केंद्र हमें देखने को मिलेगा। तो यह रहा आपका महासीर मछली, जो कि हमारी राजकीय मछली के रूप में जानी जाती है। दोस्तों एक और रहा है, ठीक है। अगला हमारा जो चिन्ह आता है वो आता है मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य के रूप में हम किसे जानते हैं? मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य इसे ये कहा जाता है माच को। माच जो कि मालवा क्षेत्र में किया जाने वाला नाट्य है, मालवा में ये नाट्य किया जाता है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? मालवा क्षेत्र में किया जाने वाला माच जो है ये हमारा राष्ट्रीय नाट्य है। इसके प्रमुख जो कलाकार हैं उनके बारे में हम बात करें तो सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। सिद्धेश्वर सेन, सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा, ओपी शर्मा जो हैं ये क्या है? इसके प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। फिर बात कर लें हम, अगला जो हमारा राजकीय चिन्ह है वो है राजकीय
नृत्य। राजकीय नृत्य हमारा क्या है? तो राई हमारा राजकीय नृत्य है। राई जो है ये हमारा राजकीय नृत्य है, जिसे हम कहां पर किया जाता है? मध्य प्रदेश में, इसे बुंदेलखंड क्षेत्र में और कुछ मात्रा में बघेलखंड। ध्यान देना, मध्य प्रदेश में इसे कहां करते हैं? तो इसे करते हैं हम बुंदेलखंड और कुछ मात्रा में बघेलखंड। ध्यान देना, अगर ऑप्शन में दोनों रहें तो क्या आएगा आपका? मुख्य इसमें जो आएगा वो आएगा बुंदेलखंड। कलाकार की बात करें तो देखिए, एक तो है ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी जो है, ज्ञानेश्वरी ये कहां की है? कटनी की। ये कलाकार के रूप में है। इसके अलावा आपके मिलेंगे राम सहाय पांडे, जो कि सागर से हैं। राम सहाय पांडे जो कि आपके सागर से बिलोंग करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 2020 में इन्हें अपनी कलाकारी के लिए क्या मिला? पद्मश्री मिला। पद्मश्री भारत सरकार ने इन्हें दिया है 2020 में। फिर राई जो है, इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि राई में हम किन किन वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। तो मृदंग और दूसरा है ढोलक। ध्यान देना, मृदंग का प्रयोग कहां होता है? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में जब राई होती है तो हम मृदंग बजाते हैं, और जब बघेलखंड में राई होती है तो वहां पर हम क्या बजाते हैं? ढोलक। तो बघेलखंड में ढोलक बजती है और बुंदेलखंड में मृदंग बजती है। यह था हमारा राजकीय नृत्य जो कि राई है। फिर बात करें राजकीय हमारा जो चिन्ह है, राजकीय चिन्ह जो है वो क्या है? तो राजकीय चिन्ह हमारा क्या है? ये आपका इस तरह का, मैं दिखाता हूं आपको राजकीय चिन्ह क्या है। तो देखिए, ये आपका जो दिख रहा है ये है हमारा राजकीय चिन्ह, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, जिसमें आपको 12 स्तूप दिख रहे हैं। कॉर्नर में आपको दिखेंगे। देखिए, इस तरह से मैं बता देता हूं आपको, ये इस प्रकार का राजकीय चिन्ह रहेगा, जिसमें इस तरह से आपको स्तूप बने हुए दिख जाएंगे। इस तरह के स्तूप आउटर वाली लाइन में आपको देखने को मिलेंगे। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 24 हैं क्या हमारे स्तूप। तो राजकीय चिन्ह में कितने स्तूप हैं? राजकीय हमारा चिन्ह है, ठीक है, राजकीय चिन्ह। तो राजकीय चिन्ह में स्तूप कितने हैं हमारे? 24 है यहां पर स्तूप। और इसके अंदर वृत्त जो है, इसके अंदर भी क्या होता है? एक गोल चक्र रहेगा, इसे कहेंगे हम वृत्त। इसके अंदर जो वृत्त है ये क्या दिखा रहा है? ये जो वृत्त है ये दिखाता है प्रगति। जो चक्र होता है वो क्या दिखाता है? प्रगति का सूचक होता है। तो इसके अंदर पाए जाने वाला जो चक्र है वो दिखाएगा हमें प्रगति। इसके अंदर फिर क्या लिखा रहेगा? मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते। आप देखेंगे मध्य प्रदेश शासन आपको मिलेगा और नीचे क्या मिलेगा? सत्यमेव जयते देखने को मिलेगा। इसके बाद राज्य की प्रमुख स्तूप हो गया आपका, इसके अंदर फिर व्रत हो गया, व्रत के अंदर आपको ये देखने को मिला। अच्छा, फिर इसमें 2 फसल भी आपको देखने को मिलेंगी, यहां पर और यहां पर 2 फसल देखने को मिलेंगी। जो एक रहती है गेहूं की बाली और एक रहेगी धान की बाली, मतलब गेहूं और धान की बालियां, गेहूं और धान की बालियां हमें देखने को मिलती हैं इसके साइड वाले क्षेत्र में। फिर और अंदर चलें अगर हम, तो अंदर चलेंगे तो मिलेगा हमें मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है जिसका नाम है बरगद। यहां पर देखने को मिलता है हमें बरगद का पेड़, यहां पर मिलेगा बरगद, और बरगद के बीच वाले हिस्से पर यहां पर क्या मिलेगा हमें? अशोक स्तंभ। जो भारत का हमारा राजकीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, वो मिलेगा हमें यहां पर। तो ये है हमारा पूरा का पूरा राजकीय चिन्ह। आप देख सकते हैं राजकीय चिन्ह, इसमें जो भी सारी चीजें स्थित दिख रही हैं आपको, वो सारी चीजें ही महत्वपूर्ण होती हैं एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश का गान। मध्य प्रदेश गान, तो क्या है मध्य प्रदेश के गान का नाम? वही आपका सुख का दाता सबका साथी। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, ये हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय गान है, जिसकी घोषणा की गई थी 26 जुलाई 2011 को। 26 जुलाई 2011
2011 को इसकी घोषणा की गई थी। और इसको किसने रचना की है इसकी? महेश श्रीवास्तव। इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो वो हैं महेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव हैं इसके रचनाकार। और अगर संगीतकार की बात की जाए तो आदेश श्रीवास्तव, और एक और व्यक्ति हैं सुनील झा। आदेश श्रीवास्तव, आदेश श्रीवास्तव और सुनील झा। सुनील झा ये दोनों जो हैं ये इसके क्या हैं? आपके संगीतकार हैं। और इसके साथ में इसके गायक और लिख लें जल्दी से। गायक जो हैं वो क्या है? गायक आपके मिलेंगे आपके शान जो हैं वो क्या है? इसके गायक हैं। ठीक है, शान जो है जिनका पूरा नाम जो है वो है शांतनु मुखर्जी। शांतनु मुखर्जी हैं इसके गायक। ठीक है, तो ये रहे हमारे मध्य प्रदेश के सारे प्रतीक चिन्ह। मैंने सारे प्रतीक चिन्ह आपके कवर कर दिए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी महत्वपूर्ण है। अब आपका कर्तव्य है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपका कैसा लगा। थैंक यू।